Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I'm back with another informative lecture. आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स ऑफ सॉलिड और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है फ्रॉम एफएससी फिजिक्स बुक या ए लेवल्स की जो हमारी फिजिक्स की बुक है उनसे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन पास्ट पेपर में एनईटीज के आते रहे हैं या ओईटीपी की बुक के अंदर इंक्लूडेड है इंशाल्लाह हम उनका आज सोल्यूशन करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट। So kindly do subscribe to our channel, do share it with your friends as well who are preparing for the NAST entrance test and entrance test of various other universities. So without wasting any time, let's start today's lecture. So number one is if the stress is doubled, then the volume becomes. So the stress and strain, they are proportional to one another. So if you will be increasing the stress, the strain will also be increased. That comes from the इलास्टिक मॉडुलस की जो डेफिनेशन है वो यहीं से आती है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर जहाँ पे चैप्टर्स की थ्योरी मैंने आपको रिवाइज कराई थी वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक मॉडुलस जो है वो रेशो है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की। इस क्वेश्चन में वो आपको ये कह रहा है कि इफ द स्ट्रेस इज डबल देन द वॉल्यूम विल बिकम। अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। वॉल्यूम रिड्यूस करता है। सो इफ यू विल बी डबलिंग अप द स्ट्रेस देन द वॉल्यूम विल बिकम हाफ। सो द वॉल्यूम विल बिकम हाफ। वॉल्यूम जो है वो आपके पास हाफ हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी इज द यंग मॉडुलस इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो इफ द यंग मॉडुलस फॉर द परफेक्टली रिजिड बॉडी ये हमने बताना है। सो यंग मॉडुलस क्या है हमारे पास? दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, राइट। सो स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशियो है हमारे पास। फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी द स्ट्रेन इज जीरो। फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी द स्ट्रेन will be zero. There will be no change in its shape. It will remain perfectly rigid. जब भी आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे प्रेशर तो इट विल नॉट undergo any change in its length. So there will be the strain will be zero because a perfectly rigid body के लिए जब आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो डेल्टा एल जो है वो जीरो होगा। चेंज इन लेंथ जो है वो आपके पास जीरो ही रहेगा। जब चेंज इन लेंथ जीरो रहेगा तो स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ by original length. So the strain will remain zero. The strain will be zero. If the strain is zero, so so the young modulus will become stress by zero. So stress by zero is infinity. So this will remain infinite. Semiconductors have the conductivity of the order. So semiconductors की जो conductivity है that is of the order of 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power minus 4. Aluminum is a dash. Is it a metal or a non-metal or a photoconductor or a semiconductor? So aluminum is a metal. It has the properties of metal. Metal है, right? Negative strain indicates that the length is increased, the length is decreased, the length remains same, none of these. So negative strain का मतलब क्या चीज़ है? So जब भी आपका डेल्टा एल पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये है कि बॉडी इज अंडरगोइंग सम टेंसाइल स्ट्रेन। सो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन? सो टेंसाइल स्ट्रेन इज द रेशियो बिटवीन चेंज in length, so that is delta L, the change in length divided by original length. So it's the ratio of change in length to original length. तो अगर आपका नेगेटिव स्ट्रेन क्या इंडिकेट करेगा? सो नेगेटिव स्ट्रेन आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो डेल्टा एल है वो दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल इज नेगेटिव। सो डेल्टा एल इज नेगेटिव, it means that the body is undergoing compressive strain. So the body is going through compressive strain. Compressive strain का मतलब क्या है कि उसमें compression हो रही है strain लगाने से, rather than the increase in length, जो change in length है वो positive होने के वो negative है, यानी आपकी length जो है वो reduce हो रही है। So that is a compressive strain है, तो आपकी लेंथ क्या है हो रही है उस केस में डिक्रीज हो रही है। सो अ नेगेटिव स्ट्रेन इंडिकेट्स दैट डेल्टा एल बाई एल नॉट की रेशियो जो है वो नेगेटिव है। ये नेगेटिव का मतलब ये है कि जब भी आपने इस पे प्रेशर अप्लाई किया है, स्ट्रेस अप्लाई किया है, तो जो आपका स्ट्रेन हुआ है क्रिएट, उसमें जो डेल्टा एल है वो नेगेटिव है, यानी कंप्रेशन क्रिएट हुई है वहाँ पे। तो ऐसे स्ट्रेन को आप कंप्रेशनल स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेन भी कहते हो। एंड इन दैट सिचुएशन आपकी लेंथ जो है वो रादर देन इंक्रीजिंग द चेंज इन लेंथ इज नेगेटिव, वो डिक्रीज करती है। In an intrinsic semiconductor, the charge carriers are holes, electrons, no charge carriers, both A and B. So in the pure form of a semiconductor is known as intrinsic. So intrinsic semiconductor वो होता है कि जब आपका semiconductor is in the pure form. Extrinsic semiconductor वो होगा कि जब आपके पास जो semiconductor है वो डोप्ड हो चुका है
उसके अंदर डोपिंग इम्पार्ट की जा चुकी है, उसमें पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी आप ऐड कर चुके हो। जब आप उसको पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज आप ऐड करोगे, सो पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज उसमें ऐड करने से इट विल इम्पार्ट द प्रॉपर्टीज कि उसके अंदर होल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रिएट होंगे डिपेंडिंग अपॉन। अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो आपके पास एन टाइप मटेरियल क्रिएट होगा, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरिज आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड जब आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इम्पार्ट करते हो, उसके अंदर ऐड करते हो, डोप्ड करते हो, तो उसके अंदर पी टाइप मटेरियल क्रिएट होगा जिसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो आपके पास होल्स हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? डोपिंग से बनता है, डोपिंग की जाती है, पेंटावेलेंट भी हो सकती है, ट्राईवेलेंट भी हो सकती है, एंड एज अ रिजल्ट होल्स भी उसमें इम्पार्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उसमें इम्पार्ट हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है वो दोनों के अंदर बोथ ए एंड बी, दोनों इलेक्ट्रॉन और होल्स बोथ ए एंड बी क्रिएट होंगे इसमें। डायमेंशन ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आपने फाइंड आउट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर हम लोग करेंगे कि बहुत सिंपल वे में हम इसको कैलकुलेशन इसकी कर लेते हैं, इसकी डायमेंशन की। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, सो दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो द स्ट्रेस इज फोर्स ओवर एरिया विच इज प्रेशर, राइट, एंड स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय एल नॉट। तो इन द केस ऑफ स्ट्रेन ये सेम क्वांटिटीज की रेशो है, तो जब सेम क्वांटिटीज की रेशो है तो स्ट्रेन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट नहीं है। जब इसकी यूनिट नहीं है तो इसकी डायमेंशन भी नहीं है, सो इसकी डायमेंशन जो है वो 1 होगी। सो इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी एज वेल। सो ये जो डिनोमिनेटर है, सारे फैक्टर की जो डायमेंशन है, दिस विल बिकम 1। सिंपली आपने एफ बाई ए की डायमेंशन को प्लग इन करना है एंड यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो फोर्स की जो डायमेंशन होती है दैट इज एम एल टी माइनस 2, एंड एरिया की जो डायमेंशन है, एरिया का जो यूनिट होता है दैट इज सेंटीमीटर स्केयर, मीटर स्केयर और यूनिट स्केयर, जो भी आप उसको कहोगे। तो दैट इज बेसिकली लेंथ इंटू लेंथ, सो एरिया इज लेंथ इंटू लेंथ। तो द dimension will be meter into meter, that is meter का that sorry that is length into length, length का स्केयर हो जाएगा आपके पास, right, that is length का स्केयर। l के साथ आपका l स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जो l है, I'll take it into the numerator and the new dimension will be ml minus 1 t minus 2। सो फोर्स की डायमेंशन एक ऐसी चीज़ है कि यू गाइस शुड रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। मैं आपको बता देता हूँ कि फोर्स की डायमेंशन कैसे आएगी। दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास की डायमेंशन इज कैपिटल एम, एंड एक्सेलरेशन का यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हेन इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो मीटर की डायमेंशन लेंथ हो जाएगी, टाइम की डायमेंशन टी माइनस 2 हो जाएगी। सो द न्यू डायमेंशन विल बी एम एल टी माइनस 2। सो फोर्स की डायमेंशन विल बी एम एल टी माइनस 2। सो दिस इज वाई मैंने यहाँ पे फोर्स के डायमेंशन को डायरेक्टली प्लग इन कर लिया था, दैट इज एम एल टी माइनस 2। एंड स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो टेंसाइल स्ट्रेन हो, शेयर स्ट्रेन हो, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, बिकॉज इट्स अ रेशियो एंड द यूनिट्स आर सेम, सो इट मीन्स दैट इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। Moving on to the next question, which type of current passes through extrinsic semiconductor diode? So extrinsic semiconductor diode will when it will be forward bias, तो इसके अंदर से करंट की कंडक्शन जो है वो स्टार्ट होगी, एंड करंट की डायरेक्शन विल बी इन वन फ्लो। जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो पी से एन की तरफ जाएगा, सो इट्स यूनि डायरेक्शनल करंट जो है वो इसके अंदर फ्लो होता है। पास्कल इज इक्वल्स टू, द पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, सो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास दैट इज फोर्स ओवर एरिया, ये तो बहुत ही सिंपल एमसीक्यू एनईटी के अंदर जो है ये एडेड है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड एरिया का यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर, दिस विल बिकम न्यूटन per meter square, so Newton per meter squared है ये, right, so that is Newton per meter square. This was a super easy question. सो नेक्स्ट द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन ओटीपी की बुक के अंदर प्रेजेंट है, उन एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है एटलीस्ट हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एसी फुली इनटू डीसी। सो अल्टरनेटिंग करंट को इनटू डीसी करंट जो आप कन्वर्ट करते हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। So this process is called rectification, and such a device which converts alternating current into direct current is known as a rectifier. So this process is known as rectification and the device is known as rectifier. अगर तो आप full wave rectifier बना रहे हो तो there are two ways. You can either make them using center tap transformer या फिर आप center tap transformer के बगैर बना सकते हो। तो अगर आप center tap transformer के साथ बनाएंगे तो you will be requiring at least 2 diodes to मेक अ फुल वेव रेक्टिफायर। सो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के बाद आगे आप क्या करोगे कि एटलीस्ट 2 डायोड्स ऐड अप करोगे टू मेक इट इनटू अ फुल वेव रेक्टिफायर। यस, बट अगर आप ओनली
डायोड्स को यूज़ करते हो तो ब्रिज रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो आप यूज़ करोगे टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, एंड दैट केस आपके पास 4 डायोड्स की जरूरत होगी। सो इफ यू हैव अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, सो ब्रिज कन्फिगरेशन के अंदर आपके पास रेक्टिफायर आप बना रहे हो तो फिर यू विल बी हैविंग फोर डायोड्स, एंड इफ यू यूज अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर तो 2 डायोड्स के साथ भी आपका रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो मैंने दोनों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। व्हेन ट्रांजिस्टर इज फॉरवर्ड बाय देन द रेजिस्टेंस विल बी इन नैनो ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स या मिली ओम्स। जब ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बाइस होता है, जो मीटर बेस जंक्शन उसका फॉरवर्ड बाइस रखा जाता है, तो इन दैट सिनेरियो करंट स्टार्ट टू फ्लो एंड द रेजिस्टेंस इज reduced to nano ohms. AC is converted into DC. This was a super easy question from this chapter. So AC is converted into DC by a process known as rectification in a device which is called as a rectifier. So it can be a full wave rectifier. Full wave rectifier completely एक full wave को जो है वो convert करेगा into DC. तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा कि आपकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन होती है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। एंड इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वो क्या करेगा कि सिर्फ हाफ वेव को कन्वर्ट करेगा। So this is the difference between a half wave rectifier and a full wave rectifier. So this is a half wave rectifier. This is a full wave rectifier. Moving on to question number 4, a transistor cannot be used as a switch, as an amplifier, as a power source, as an inverter. So transistor has various applications, and the major applications are it's used as an amplifier and as a switch, and it can also play its role in inversion. अगर आप उसके वन हाफ को अगर आप उसके यूज़ करते हो इन्वर्जन के प्रोसेस के अंदर भी ये यूज़ होता है। इट एक्ट्स एज एन इन्वर्टर एज वेल। जिस इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। सो रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में करेगा। इन्वर्टर का इन्वर्जन का जो प्रोसेस है या इन्वर्टर जो डिवाइस है, दैट कन्वर्ट्स अ डायरेक्ट करंट इनटू एन अल्टरनेटिंग करंट। सो ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी यूज एज अ पावर सोर्स। इट्स नॉट अ बैटरी और नॉट अ सेल या कोई जनरेटर नहीं है कि आप इसका एज अ पावर सोर्स यूज कर रहे हो। येस, as a switch, as an amplifier, as an inverter, you can use a transistor. The width of depletion region increases due to transistor minority charge carriers, majority charge carriers, none of these. So the width of the depletion region depends upon the majority charge carriers. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हेयर। तो इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ कि जब भी आपके पास एक पीएन जंक्शन बनता है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, और ये जो रीजन बीच में बनेगा, दिस रीजन इज नोन एज योर डिप्लेशन रीजन, दिस एंड इट विल एक्ट एज अ पोटेंशियल बैरियर। इन द केस ऑफ सिलिकॉन 0.7 वोल्ट्स का होता है। एनईटीज के अंदर पास्ट पेपर्स में से रेलेवेंट भी क्वेश्चन आता है, एंड फॉर अ जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट्स। तो जर्मेनियम के लिए इट इज 0.3 वोल्ट्स, एंड फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट, जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे तो width of this depletion region will also increase. When semiconductors doped in, they are p type. तो सेमीकंडक्टर तो आप किसके साथ डोप करते हो कि वो पी टाइप मटेरियल जो है वो बनता है, जो नया सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है, दैट इज ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। So the science behind it is that semiconductor materials have 4 electrons in their valence shell. So whether it's silicon or germanium, they have 4 electrons in their valence shell. So मैं आपको इसको explain कर देता हूँ ताकि अगर इससे relevant question past papers के अंदर added रहे हैं तो past में पूछे जाते रहे हैं, आपको ये concept clear हो जाएगा। So if I'll be adding up a trivalent impurity, so trivalent impurity ऐड करने से क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड हो जाएंगे एंड यहाँ पे एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगी, एंड दैट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ अ होल। So for a semiconductor material to be p-type, a trivalent impurity is added. So trivalent impurity क्या है कि जिसके outermost shell के अंदर there are 3 electrons. A semiconductor material has 4 electrons in their outermost shell. जब आप trivalent impurity ऐड करोगे जिसके outermost electrons जो हैं they are only 3, so 3 of them will make a bond and other one will be left behind. That will create a deficiency of electron which is called a hole, and the presence of a hole makes it a p-type semiconductor. So this is the science behind a p-type semiconductor. जैसा कि मैंने बताया कि पास्ट पेपर्स में से रेलिवेंट क्वेश्चन आते रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर एज वेल। तो इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, एन टाइप मटेरियल आपके पास कैसे क्रिएट होगा, आप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। एक इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्स्ट्रा रह जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास बॉन्ड हो जाएंगे, एंड दिस विल क्रिएट अ सरप्लस इलेक्ट्रॉन। तो दिस विल क्रिएट अ सरप्लस इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा। तो दिस
type of material is known as the n-type semiconductor material. N-type semiconductor materials has majority electrons, so majority negative charge carriers होते हैं इनके अंदर, and minority charge carriers जो हैं इनके अंदर होल्स होते हैं, या अगर आप उनको पॉजिटिव कह दो तो होल्स या पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होंगे। ट्राइवेलेंट के केस में आपके पास मेजॉरिटी जो टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, सो मेजॉरिटी टाइप कैरियर्स आपके पास पी टाइप के अंदर दे आर होल्स, और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स वट एवर आप उनको नाम देते हो, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट इज द साइंस बिहाइंड द पी टाइप एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को इसलिए एक्सप्लेन कर दिया, फिर बता रहा हूँ, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पहले भी पूछे जाते रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ metals containing alloys, ceramics, etc. when heated their temperature reaches to a state called transition temperature state and their resistance reaches to zero. These type of metals are called, so these type of metals are called superconductors. So superconductors are materials which are alloys. For example, one of their example is the yttrium, barium, copper oxide. So it's a combination of different metals, which is yttrium, barium, copper, and an oxygen, which is a non-metal. So superconductors are basically alloys and ceramics, and their property is at the transition temperature state, their resistance will become zero. Their resistance ceases to zero. Such a type of material is known as a superconductor material. Next question, if X and Y are the input of the gate and Z is the output of the gate, the following table represents. So देखो, मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है, एक इनपुट x है मेरे पास, सेकंड इनपुट इज y एंड z, लेट्स से a एंड b। तो एंड गेट में आपके पास क्या होता है, एंड गेट के अंदर अगर मैं उसका ट्रूथ टेबल देखूं तो जब दोनों इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो होगी, दोनों में से कोई एक भी जीरो है, 0.1 विल ऑल्सो बी जीरो, 1.0 विल ऑल्सो बी जीरो, ओनली इन दिस केस 1.1 विल बी 1। सो अ नैंड गेट इज व्हाट, एन एंड गेट जिसके एंड के ऊपर आप एक बबल लगा दोगे, एक इन्वर्टर ऐड कर दोगे। इन्वर्टर क्या करता है, अगर आप उसको इनपुट के ऊपर 1 देते हो तो आउटपुट इज 0, एंड अगर आप उसको इनपुट के ऊपर 0 देते हो तो आउटपुट इज 1। सो दैट इज नोन एज इन्वर्टर। तो नैंड गेट कैसे बनेगा, एंड के आगे अगर आप इन्वर्टर लगा दोगे, सो एंड के आगे जब आप इन्वर्टर लगाओगे तो ऑल द जीरोज विल बी चेंज इनटू 1 and the 1 will be changed into 0. So this is basically the output of a NAND gate. So Z was that output जो कि पूछी गई थी, बल्कि मैंने इसको Z मार्क कर दिया। तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए NAND गेट के से पहले यहाँ पे AND गेट ऐड कर दिया। आपसे उसने इसका पूछा हुआ था कि ये जो आउटपुट है वो कौन से गेट की है। सो दिस इज फॉर द NAND गेट। तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू ज्वाइन और नास्ट एनईटी प्रेप सेशन, जिसके अंदर हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर 2 लाइव क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट होती हैं, यू कैन ज्वाइन दैट सेशन। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, यू कैन कॉल अस, यू कैन व्हाट्सएप अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कैन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अल्लाह हाफिज। Like, comment, and subscribe.